तो बताइए, लास्ट बैच में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करनी है बच्चों, ठीक है? फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के साथ 19(2) की बातचीत कर ली गई। 19(1)(a) के साथ हमने 19(2) की बात कर ली, प्रिया रजक। और यहाँ पर अंकित शास्त्री हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने बातचीत ये की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक तो पहली बात कि सिटीज़न को दिया हुआ है, और दूसरी बात ये अब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। It is subject to certain reasonable restriction which are so imposed either by the future laws which are to be framed or by existing laws which were already being framed prior to the constitution। तो वह इम्पोज की जा सकती थी। और मैंने कुछ पॉइंट भी याद करने को बोले थे प्रिया। ये जो पॉइंट थे सकीना, ये कौन कौन से थे गौरव मिश्रा? पहला पॉइंट था बेटा सोवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा था सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तीसरा था अफेयर्स विद द फॉरेन स्टेट्स, फिर उसके बाद इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस को बढ़ावा देना नहीं हो सकता, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बोलो हाँ या ना? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड डिसेंसी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बताइए बच्चों, क्या मैं सही हूँ? ठीक। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें राइट टू स्पीक के साथ साथ राइट टू नॉट टू स्पीक भी आता है। क्या इसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं? तो पहले तो कहा गया हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि नहीं, इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं आते। लेकिन वही बातचीत किसकी की गई बच्चों? बोलो। अगर मैं बात करता हूँ टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल के केस में, ठीक है, तो मुझे बोलना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट वाज आल्सो कंसिडर्ड और आल्सो इंक्लूडेड इनटू इट। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। अब हमें जो बातचीत करनी है वो है 19(1)(b) की, और इसके साथ 19 का 3 पढ़ा जाएगा। ठीक, बताइए हाँ या ना? बिल्कुल। और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है प्रिया रजक, ये भी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था आपको 100% सही है आप। ठीक है। अब हमें जो बातचीत करनी है वो है 19(1)(b) की। रीड अलॉन्ग विथ 19 क्लॉज 3। बरोबर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप। टू असेंबल, सबसे पहली बात पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बताइए हाँ या ना? हम सब लोग कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं और बिना आर्म्स के साथ पीसफुली वार्ता कर सकते हैं। और बात बताइए, यही तो होते हैं जो बड़े बड़े संतों के व्याख्यान होते हैं। जो बड़े बड़े संतों के क्या होते हैं आर्ची? व्याख्यान होते हैं। तो सब लोग पहुंचते हैं वहां, असेंबल होते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स टू असेंबल एंड टू टेक आउट प्रोसेशन। किसी धर्म विशेष का प्रोसेशन निकलता है, बोलो बच्चों हाँ या ना? तो एक जगह पर इकट्ठे होकर हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह क्या होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा विदाउट आर्म्स होना चाहिए। अदरवाइज आप जानते हैं क्या होता है इसके अगेंस्ट? सीआरपीसी लगती है, धारा 144। अरे बोलो, 5 लोग या उससे ज़्यादा एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, नहीं तो लठ मारा जाता है। अरे हाँ या ना? पक्का?
तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, धारा 144 धारा 129 सीआरपीसी में जो हैं बेसिकली वो इन्हीं पर्पस से लाए गए हैं कि वैसे तो उनके पास राइट है कि वो असेंबल हो सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, पर क्या करना है, पीसफुली और विदाउट आर्म्स। और ध्यान रखिएगा, सच राइट इज ऑल्सो subject to reasonable restriction। ठीक, इस राइट को भी रिजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, वेदर बाय एग्जिस्टिंग लॉ और बाय फ्यूचर लॉ। बोलो हाँ या ना। बाय एग्जिस्टिंग लॉ और बाय फ्यूचर लॉ आपके द्वारा उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, किन ग्राउंड पर? फॉर पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, बताइए। इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि धारा 144 लगा दी जाती है, पब्लिक ऑर्डर, शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए। अमतुल्ला, क्रिएट, क्लियर। और दूसरा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। किसके लिए? फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड फॉर sovereignty and integrity। ध्यान रखिएगा, the right can be reasonably restricted by the state whether by future law or by existing law and it is not invalid at all। तो सिटीजन्स को जो राइट दिया गया है, वैसे तो आप असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली जा आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़रूरत पड़े तो यह किया जा सकता है। बताइए। करेक्ट, इसीलिए तो बाबा रामदेव को कहाँ से, जंतर मंतर से या रामलीला मैदान से दिल्ली में डंडे मार कर बाहर करवाया था जब अन्ना हजारे का समय था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पब्लिक ऑर्डर में नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसे प्रोसेशन को क्या किया जा सकता है? बोलो, खदेड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खदेड़ा जा सकता है। अगर आप लोगों ने गब्बर रिटर्न्स मूवी देखी हो, अक्षय कुमार की गब्बर रिटर्न्स, बोलो हाँ या ना। शायद उसमें कुछ ऐसा होता है, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह, याद करो बच्चों, हाँ या ना। ठीक, तो वह इसी में आता है, टू फॉर्म एन एसोसिएट, टू असेंबल एंड बेसिकली टू टेक प्रोसेशंस। ठीक है, बट पीसफुली एंड ध्यान रखना, मैंने क्या कहा बच्चों? विदाउट आर्म्स। ठीक, तीसरा राइट 19(1)(c, रीड अलॉन्ग विथ अंकित शास्त्री। 19(3)(3) की 4 क्योंकि 3 तो इसमें यूज किया होगा ना अपन ने। 19(4), 19(1)(c को 4 के साथ पढ़ा जाए, क्या कहेगा ये? फ्रीडम किस बात को लेकर है? टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बताइए, कंपनीज। बोलो, लिख सकते हो, एसोसिएशन में ही आएगा। व्यापार करने के लिए आपको यह अधिकार है कि आप मिलकर क्या कर सकते हैं? एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई मिलकर काम कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। हमने किसी भी तरीके से आपको मिलकर कोई काम करने से रोका नहीं। बट रिजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। कौन से ग्राउंड्स पे?
बताइए दुर्गा केसरी, कौन से ग्राउंड पर आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, आयुषी, कंपनीज रिजनेबली रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, व्यापार करने से रोका जा सकता है। ठीक, पब्लिक ऑर्डर के लिए रोका जा सकता है। मॉरलिटी, आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जो अनैतिक है। इसका मतलब श्रेयांश सर ने क्या किया, एक कंपनी बनाई बच्चों। क्या बनाई? एक कंपनी बनाई। और कंपनी का बिजनेस क्या कहा? अभी एक और आता हूँ अंकित, हाँ 2 मिनट बेटा, एक पॉइंट और बचा है। कंपनी, एक बिजनेस, एक कंपनी बनाई और कंपनी का बिजनेस क्या रखा कि हम सुपारी लेते हैं, हम सुपारी लेते हैं, हम किडनैप करवाते हैं, सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। और 4 मैंने वैन खरीदी है। कौन सी वैन? ओमनी, क्योंकि तुम्हें पता है ओमनी सबसे ज्यादा किसके काम आती है? किडनैपिंग सर, किडनैपिंग। अरे मारुति वैन में ही तो होती है किडनैपिंग, हाँ या ना? बोलो। तो वो एसोसिएशन जो है वह क्या है? मॉरलिटी के अगेंस्ट है। वह मॉरलिटी के क्या है? अगेंस्ट है, गलत है। तो ऐसे कार्यों के लिए आप कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते। इसलिए आप लोगों ने, आप तो खैर CA-CET में शायद पार्टनरशिप एक्ट होता नहीं होगा आपको, लेकिन बेसिकली जहां अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हो कभी, तो वो लॉफुल बिजनेस के लिए होती है। कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ा हो, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी पढ़ सकते हैं। सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर, क्या कहता है सौम्या? ये सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली कि अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो सिर्फ लॉफुल पर्पस से ही कर सकते हो, अनलॉफुल पर्पस से कोई एसोसिएशन नहीं बनती। बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आपका जो फंडामेंटल राइट है दैट इज टू फॉर्म एन एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय फ्यूचर लॉज और बाय एग्जिस्टिंग लॉज। पर ग्राउंड क्या होने चाहिए? ध्यान रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, सोवरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब हर एक के लिए आपके पास स्पेसिफिक ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है तो ही आप रोक लगा पाएंगे। आर्ची सिंघी, आयुष, अमतुल्ला, अमीशा, अमीशा खंडेलवाल, सुनो ध्यान से, गौरव मिश्रा, अगर आपके द्वारा, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा किसी भी राइड पर रोक लगाई जा रही है तो इन्हीं ग्राउंड पर होनी चाहिए। इन्हीं मतलब सिर्फ इन्हीं। और क्या होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होगा ये सबसे आखिरी में जब 19 खत्म होगा तब बताऊंगा आपको। रीजनेबल होनी। अरे जयेश शर्मा, सुन रहा है ना तू? अरे शशांक सिलोरिया, हिताक्षी, बोलो बच्चों। देखो अब देखो नींद, देखो नींद इतनी भारी है। देखो कशिश ही जाग रही है बस। धन्यवाद। मैं डांटता भी बहुत अच्छा हूं, दुर्गा केशरी। मैं डांटता भी बहुत अच्छा हूं। चलिए खैर, 19(1)(d)(e) दोनों मिलाकर प्लस 19(5)
बोलो बच्चों। करेक्ट गौरव मिश्रा मेरे दोस्त। आर्टिकल नंबर 19 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आयुष मिश्रा। दूसरा 1B टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली। 1C टू फॉर्म एन एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी अमतुल्ला बोहरा सकीना। 1D आप मूवमेंट का अधिकार रखते हो थ्रू आउट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, जाइए। बरोबर रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ये बात अलग है, ठीक है। फिर आप रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी दुनिया बना सकते हैं। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें दो राइट आते हैं, टू मूव थ्रू आउट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं। दूसरा टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पक्का यही है मेरे हिसाब से। बट above right is also subject to certain reasonable restriction। कौन सी? बोलो बच्चों, reasonable restriction। बताओ गौरव, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कौन से ग्राउंड पे? फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, और दूसरा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मिनट सुनना। आज से पूर्व की बात है, इंदौर में मैं बच्चों 2006 से रह रहा हूँ, 2006 से आई हैव बीन रिसाइडिंग ओवर हियर। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदौर ओनली। आफ्टर देन आई जॉइंड CS कंपनी सेक्रेटरीज, और आई हैव बीन फ्रॉम 14 ईयर्स। मैं 14 साल से इंदौर में हूँ बच्चों। 2009 की बात है। कांग्रेस वॉज बेसिकली दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, ठीक है। तो इंदौर में मुस्लिम और हिंदुओं के दंगे हुए, 2008-9 की बात है। बेसिकली माय एग्ज़ाम वाज आल्सो बीइंग कैंसिल्ड ड्यू टू ऑल दिस। और उस समय दिग्विजय सिंह इंदौर आए। आकाश त्रिपाठी सर वाज बेसिकली दैट टाइम कलेक्टर ऑफ इंदौर। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन देन चीफ मिनिस्टर, उन्हें इंदौर में अपना हेलीकॉप्टर लैंड करने से रोक दिया था। कुछ समय पहले की बात है, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, ये अपना आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है ना, ही वेंट टू साउथ, या साउथ, हाँ आई सपोज साउथ। तो वहाँ पर इनका कोई चुनावी इलेक्शन को लेकर क्या था, इनका चुनावी इलेक्शन को लेकर कैंपेन था। तो भाई को हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं करने दिया। तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि शायद हेलीकॉप्टर से ही कुछ कह दिया लोगों को और चले गए योगी आदित्यनाथ। मुझे जहाँ तक ध्यान है ऐसा भी कुछ घटना घटित हुई थी कुछ समय पहले, मैंने पढ़ी थी जहाँ तक ध्यान है। इसका मतलब आप सामने वाले के राइट टू मूव को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, पर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना,
अगर बेसिकली मैं तो कभी गया नहीं हूँ बच्चों, अपनी तो मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, क्लास से घर, क्लास से घर, क्लास से घर, कोचिंग से घर, कोचिंग से घर, वही लाइफ है। बट कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त अंडमान गया था, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ही वेंट देयर एंड ही टोल्ड मी कि साहब क्या है कि आज भी देर आर सर्टन ट्राइब्स इन द नियर आइलैंड ऑफ अंडमान जो आज भी नेकेड हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते। और उन ट्राइब्स को देखने की अनुमति या उन ट्राइब्स तक के जाने की अनुमति भारत सरकार ने हम बीइंग अ सिटीजन किसी को भी नहीं दी। इसका मतलब हम उन ट्राइब्स पर किसी भी तरह से कोई भी उनके जीवन व्यापन या उनकी शैली को प्रभावित नहीं कर सकते। लेट देम लिव, जियो और जीने दो। बात समझ में आई? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियंस आर बेसिकली नॉट अलाउड टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ इंडिया जहां पर इस तरह की शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, पता नहीं बेटा, हो सकता है शशांक आगे पीछे का भी हो सकता है, 6-7 की बात हो। ठीक है, तो उस समय जो हो सकता है शिवराज सिंह तो और आ रहे थे दिव्यराज, ये दिव्यराज क्या, ये दिग्विजय सिंह हो सकता है चीफ मिनिस्टर उस टाइम कौन हो, शिवराज सिंह हो। पर और हो सकता है दंगे को बेसिकली मेंटेन करने के लिए या यूं कहूं भड़काने के लिए कौन आ रहे थे, दिग्विजय सिंह जी, तो उन्हें रोक दिया हो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से, पर मैं जो बता रहा हूँ ये 6-7-8 की घटना है, तो हो सकता है बीजेपी हो और ये आए हों, कौन आए हों, दिग्विजय सिंह जी आए हों। ठीक है, तो रोक दिया गया था दिग्विजय सिंह जी को, ये मुझे जहां तक ध्यान है। ठीक है, हो सकता है शिवराज सिंह हो उस समय, मामा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी। ठीक, और बोलो। तो मैंने क्या कहा आपको कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में क्या है कि मेरा ये सब चीज़ें इतनी याद रहती नहीं, कौन था क्या था, बस ये ध्यान रह जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, घटना घटित हुई थी। तो शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, किसी के राइट और ध्यान रखिएगा किसी के सेटल होने के अधिकारों पर भी रोक लगा सकते हैं। ठीक, अब लास्ट राइट बचा है आपका बच्चों 19(1)G, क्योंकि F तो था ही नहीं। रीड अलोंग विद 19, बोलो बच्चों, 6। ठीक है शशांक, अब ये क्या था बेटा, फ्रीडम टू डू बिजनेस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन। ठीक है, और इसे किसके साथ पढ़ा जाए बच्चों, बताओ आर्ची सिंह ही, मैंने आपको शायद कुछ कहा भी था, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का केस लॉ। ठीक है, जो कौन सा था, भिकाजी नारायण ढाकराज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें आपने, बताओ, जिसमें आपने क्या बातचीत की थी, मुस्कान गुर्जर, मतलब शायद पलक गुर्जर, बताओ क्या बातचीत की थी इसमें, रिया जैन, अरे ओ रिया जैन, अच्छा मुस्कान ही हूँ तो एक और बच्ची है, फिर मुस्कान अलग है और पलक गुर्जर अलग है। ठीक है बेटा, बात की थी ना आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया था 1951 में। ठीक है, अरे बोलो रे, बस वो यहां डिस्कस होगा। मोनोपोली वाला यशस्वी ने कहा यस सर ऐसा हुआ था। ठीक है, अबोव राइट इज
also subject to restriction. Reasonable. In interest of general public, whether by, बोलो बच्चों, existing law or by future laws. चाहे एग्जिस्टिंग लॉ से चाहे फ्यूचर लॉ से, बट रिस्ट्रिक्शन of following type may also be imposed. बताओ कौन सी? That certain academic qualification is required for any profession. जैसे याद करो कौन सी? अगर सीएस के रूप में काम करना है, सेक्रेटरियल ऑडिटर के रूप में काम करना है, तो आपका कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करना है तो आपका, बोलो, स्टेचुटरी ऑडिटर के रूप में काम करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है. अगर आपको इलाज करना है, डॉक्टर की तरह काम करना है, तो आपका एमबीबीएस होने के बाद आपका डिग्री होना चाहिए. अगर वहीं आपको लॉयर के रूप में काम करना है तो आप क्या होने चाहिए? एलएलबी होने चाहिए. बोलो हाँ या ना. तो हर जगह ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर प्रकार का बिजनेस कर पाएगा. हर व्यक्ति हर प्रकार का बिजनेस कर पाएगा ऐसा नहीं है, पहली बात. दूसरे रिस्ट्रिक्शन जो केस में बताई गई थी, किस में? अमेंडमेंट में लाई थी. स्टेट में हैव मोनोपोली. मेघा बिश्नोई, करेक्ट. ये कैसे लाई गई थी? बोलो, ये बात अमेंडमेंट से लाई गई थी. कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लाया गया था, जिसके कारण वो एमपी बेरार मोटर बेरार एक्ट, बोलो हाँ या ना, सीपी मोटर बेरार एक्ट, वो फिर से वैलिडेट कर दिया गया था क्योंकि उसके अंतर्गत स्टेट को मोनोपोली दी गई थी. किसकी? ट्रांसपोर्ट बिजनेस की. एंड दैट वाज बेसिकली अलाउड. बोलो हाँ या ना. और इस तरीके से आपका फंडामेंटल राइट चेंज हुआ था. आपका फंडामेंटल राइट चेंज हुआ था. ठीक है. और फंडामेंटल राइट अगर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, तो यह मैंने कहा था कि आर्टिकल 368 पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मतलब आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट लाना, वह किया जा सकता है. वह आर्टिकल 13 से प्रभावित नहीं होता. अरे सिखाया था तुम लोगों को कि अगर किसी फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर रहे हो तो वैसे तो कोई लॉ बनाया ही नहीं जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो. लेकिन मैंने आपको कहा था आर्टिकल 368 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट किया जाता है तो वह अलाउड है. वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड है. आपको सिखाया था आर्टिकल नंबर 13 में. हाँ या ना. और ज़्यादा होशियारी मारें तो क्लॉज नंबर 4 था. क्लॉज नंबर 4 था. रिया जैन, हाँ या ना? रिया धूत आज बैच में नहीं है मेरे हिसाब से. कशिश गुप्ता क्लियर. शुभम, पक्का क्या? ठीक. तो इस तरह से मैंने आपसे कौन कौन सी बातचीत कर ली? आर्टिकल नंबर 19 से संबंधित बातचीत कर ली. 19 में मैंने कहा कि आपको सिटीज़न के रूप में
ए से लेकर जी तक, एफ छोड़ दें तो 6 हो गए। ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। और इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, किसको लेकर? बिजनेस एंड प्रोफेशन की 19(1) को लेकर। कौन सा? चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यह पढ़ रखा है क्या बच्चों आप लोगों में से किसी ने? क्या आप में से किसी ने यह केस ऑलरेडी पढ़ रखा है? दिशा जैन, क्या आप ये केस लॉ ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं? पर ये तो था ना, सीए सीईटी में नहीं था अंकित शास्त्री है। विद रिस्पेक्ट टू रीजनेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन किसको लेकर था? रीजनेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आर्ची सिंघी जितने केस लॉ आपने पढ़ लिए हैं, क्या आप सुना सकती हैं अभी? आर्ची सिंघी, आयुष नागर, आयुष। बहुत सारे केस लॉ पढ़ लिए, ठीक है। अब चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये एमपी के केस आयुष बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। आयुष, एमपी के केस बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनना है। जयेश, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने क्या कहा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं दैट शुड बी रीजनेबल और ओनली ऑन द ग्राउंड्स विच आर स्पेसिफाइड इनटू स्पेसिफिकली क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं में जो बताई गई हैं उन्हीं पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अदरवाइज देर इज़ नो बेसिकली ग्राउंड जिस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इनके अलावा कहीं आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बात बोली हुई है। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग बहुत फेमस था। कब? जब छत्तीसगढ़ भी किस में था? एमपी में ही था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ तो छत्तीसगढ़ भी बच्चों जब क्या था, एमपी में ही था। तो बच्चों क्योंकि छत्तीसगढ़ में चूंकि जंगल जो है, वो जंगल जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस समय देश में बीड़ी उद्योग में एमपी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों? क्योंकि उस समय तेंदुपत्ता बेसिकली बीड़ी जिससे बनती है उसकी खेती, या यूं कहूँ ये जो हिस्सा था ये इस हिस्से में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। करेक्ट? तो अब कुछ बीड़ी की फैक्ट्रियाँ थी, करेक्ट है, जो चलती थी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चर के सीज़न में, एग्रीकल्चर मतलब किसानी का, ये बारिश वारिश का टाइम आया होगा, ठीक है, रबी और खरीफ की फसल बोई जाती है। तो उस सीज़न में बोला कि सारे के सारे बीड़ी उद्योग बंद रहेंगे। और कारण क्या दिया? ध्यान से समझिएगा कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं, जो किसान आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर ये आप ही के यहाँ काम करेंगे एग्रीकल्चर की सीज़न में भी, तो फिर बेसिकली खेती कौन करेगा? तो सभी बीड़ी उद्योगों को बोल दिया कि आप एग्रीकल्चर की सीज़न में किसी भी रूप से कोई भी बिजनेस रन नहीं करेंगे। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन वॉज इम्पोज्ड बाय फ्यूचर लॉज, डेफिनेटली बनाकर लॉ कि नहीं 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 आप क्या नहीं कर सकते, अभी बीड़ी उद्योग चला नहीं सकते। करेक्ट? तो प्रश्न ये पूछा गया कि इस तरीके से अंकित शास्त्री जो स्टेट ऑफ एमपी ने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या ये रिजनेबल है क्या? तो बोला गया कि नहीं, इट इज़ नॉट रिजनेबल एट ऑल। क्यों साहब? क्योंकि सिर्फ किसान ही, या यूं कहूँ सिर्फ वही लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं बच्चों जो खेती करने योग्य हैं। इन फैक्ट्रियों में कई बच्चे, कई बूढ़े लोग जो कि खेती नहीं कर सकते, वह भी काम कर रहे हैं।
और अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि एग्रीकल्चर के सीजन में ये व्यापार वाणिज्य जो है बीड़ी उद्योग का ये बंद रहेगा, तो इसके कारण जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कि खेती करने योग्य नहीं हैं, जो इनमें थोड़ा बहुत काम करके रोजगार चला लेते हैं, अपना गुजारा चला लेते हैं, वह भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना रिजनेबल नहीं है। बात समझ में आई क्या? बोलो। तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस, या यूं कहूं चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कहा गया कि अगर आर्बिट्ररी कोई भी, अगर कोई आर्बिट्ररी मतलब कैजुअली बिना सोचे समझे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो वह रिस्ट्रिक्शन सही नहीं है और कंसिडर नहीं की जाएगी। कौन सा केस है? चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वेयर बीडी या यूं कहूं बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग was not allowed during agriculture season because it involved workers were farmers. It was held that the restriction is not reasonable because it does not, it leads to unemployment of childs या children and old persons who were not able to do agriculture activity. And in this way restriction was not allowed. इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना सही नहीं माना गया, रिस्ट्रिक्शन लगाना सही नहीं माना गया। जयेश शर्मा। बोलो बच्चों, ठीक है? तो इसका मतलब क्या कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है दैट शुड बी रिजनेबल और इन्हीं ग्राउंड पर होना चाहिए। आपके मॉड्यूल में बच्चों रिजनेबिलिटी को भी समझाया गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ रिजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्या कह दिया मैंने सबसे पहले आप लोगों को कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है बच्चों, जो भी क्या लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वो ग्राउंड सेम होने चाहिए, ठीक है? ग्राउंड सेम होने चाहिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है? रिजनेबल लगाओ, ठीक? तो किया जा सकता है। राइट किसको दिया गया है? सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, थर्ड वन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, और मुझे क्या बोलना चाहिए बच्चों? बोलो, एसोसिएशन यूनियंस एंड, बोलो बोलो बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद मेरा कहना है मूव थ्रू आउट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? और उसके बाद टू रिसाइड एंड सेटल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उसके बाद फ्रीडम टू डू बिजनेस प्रैक्टिस प्रोफेशन, ठीक है? हाँ या ना? करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए इसमें और आगे,
whether the restriction is reasonable or not. It is whether this is reasonable. It is to be proved by the state. इसका मतलब क्या? हमने अगर ये शिकायत की है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन रीजनेबली नहीं लगाई गई है, तो ये आखिरी लाइन ये क्या रिया, वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल, इट इज टू बी प्रूव्ड बाय स्टेट. इट इज टू बी प्रूव्ड बाय स्टेट. इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन किसके द्वारा लगाई जा रही है, स्टेट के द्वारा लगाई जा रही है व्यापार पर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. या अदरवाइज स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, मूवमेंट पे, किसी भी राइट पर वह रिजनेबल है, इस बात को प्रूव करने की जिम्मेदारी ध्यान रखिएगा स्टेट की है. उसी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है. जो भी हम कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है. रिजनेबली हम पब्लिक ऑर्डर के लिए या मॉरलिटी के लिए या सोवरेनिटी के लिए या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जहां जो भी ग्राउंड है उसी ग्राउंड पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. ठीक है, चलिए लास्ट लाइन. इन दिस वे रिस्ट्रिक्शन वाज नॉट अलाउड. रिया, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की गई थी, जो कि आर्बिट्रली थी, सोचा समझा नहीं गया था, इसलिए उसे अलाउ नहीं किया गया. ठीक है, अब सुनिएगा बच्चों, एक केस लॉ और है आपको. ठीक है, वेदर कंपनी कैन टेक एक्शन अंडर आर्टिकल 19. क्या, या यूं कहा, एक्शन अंडर, एक्शन ऑन infringement of right under article 19. क्या कंपनी को ये अधिकार है कि वह इस आर्टिकल में एक्शन ले सकती है? क्या कंपनी को यह अधिकार है कि वह इस आर्टिकल में, दैट इज आर्टिकल 19 में, किसी प्रकार की एक्शन ले सकती है अगर उसका कोई राइट अफेक्ट हो रहा है तो? बोलो, क्या कंपनी सिटीजन होती है? बताइए. नहीं. तो फिर क्या कंपनी को ये अधिकार दिया जाए क्या कि वह उसका राइट एक्सरसाइज करके एक्शन ले ले? क्या कंपनी को यह अधिकार दिया जाए कि वह उसका राइट एक्सरसाइज करके एक्शन ले ले? बोलिए हाँ या ना. आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. इसे बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों. इसे बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से भी जाना जाता है. करेक्ट, आईएमपी मार्क करना है इसे भी. आईएमपी मार्क करिएगा इसे भी. बताइए. ऑल्दो कंपनी इज नॉट सिटीजन, भले ही कंपनी क्या नहीं है, सिटीजन नहीं है. बताइए. फिर भी बट इफ ड्यू टू एनी restriction rights of shareholders who are
also members या who are citizen is affected या infringed। कंपनी तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकती, ये बात तो तय हो गई है, क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है। लेकिन कंपनी के कुछ शेयर होल्डर जो कि सिटीजन हैं, अगर कंपनी का कोई राइट अफेक्ट होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन शेयर होल्डर्स का बीइंग अ सिटीजन भी राइट अफेक्ट हो रहा है। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है, ऑल्दो कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट हैं, बोलो हाँ या ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिट कम होता है तो शेयर होल्डर्स का राइट प्रॉफिट कम होता है। बोलिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स का भी प्रॉफिट बढ़ता है। इसका मतलब मेरा क्या कहना है कि किसी भी रूप से ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का कोई राइट अफेक्ट होता है तो शेयर होल्डर्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कहा गया इन सच केस such citizen members may file petition on behalf of the company, भले ही even if there is concept of separate legal entity, देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर सिटीज़न के, या यूं कहूं मैं बेसिकली कि एक व्यक्ति या एक सिटीज़न अगर कंपनी में मेंबर बन जाता है तो उसके सिटीज़न के रूप में जो राइट है वो अफेक्ट नहीं होते। सिटीज़न के रूप में राइट अफेक्ट नहीं होते, वो आज भले ही कंपनी का मेंबर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन से सिटीज़न के राइट अफेक्ट होते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ये सिटीज़न, ध्यान रखिएगा, एक्शन ले सकते हैं। और इसी को कहा गया था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी यही बातचीत की गई है। तो आप चाहें तो इसके साथ एक और केस लॉ लिख सकते हैं, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। बोलो हाँ या ना, बताओ बच्चों। करेक्ट। तो मैंने कहाँ तक बातचीत कर ली आप लोगों से? बस 5 मिनट और बचे हैं बच्चों, बस हो रही है बैच ख़त्म। ठीक है, क्या कह दिया मैंने आप लोगों को? आर्टिकल नंबर 19 सिटीजन्स को अवेलेबल है। मैंने क्या कहा, कितनी बातें हैं 19 में? बोलो बच्चों, 19 में कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं। करेक्ट। केस लॉ कितने हो गए 19 में? 2। कौन सा केस लॉ हो गया? बोलो बच्चों। पहला स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस या यूं कहूं चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और दूसरा मैंने कहा आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप चाहो तो इसके साथ एक और लिख सकते हो, कौन सा? बेनेट कोलमैन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में एक ही बात कही गई है, ये ऑल्सो अवेलेबल इन कंपनी लॉ में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, अब आर्टिकल 19 से जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने बच्चों सारे बता दिए। करेक्ट, आर्टिकल 19 से जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए। और किसी भी लॉ को लेकर ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेजरली 19(1)(g को आएगी, कि अगर किसी बिजनेस को करने से रोका गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है किसी लॉ में, तो ध्यान रखिएगा 19(1)(g के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अपन जब लॉ को चेक करते हैं, लॉ को गौरव अपन चेक करते हैं, कोई लॉ बनता है तो कि वो आर्टिकल 14 के हिसाब से राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग हो। बोलो हाँ या ना। हम ये भी चेक करते हैं कि वह आर्टिकल 15 के अनुसार हो,
करेक्ट क्या? 16, 17, 18 तो कोई खास नहीं है, पर अगर उसमें किसी प्रकार के बिजनेस की स्पेसिफिक बातचीत की जा रही है तो उसको आर्टिकल 19 के 1G के अकॉर्डिंग भी होना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर क्या? बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो केस लॉज चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 19 में तो 2 ही पढ़े, एक और पढ़ा है नवीन जिंदल का केस, एक और पढ़ा है किसका, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और टाटा प्रेस लिमिटेड। ठीक है, तो ये 5 हो गए केस लॉ 19 में। फिर 18 में कुछ नहीं पढ़ा, 17 में कुछ नहीं पढ़ा, 16 में कुछ नहीं पढ़ा, 15 में कुछ नहीं पढ़ा, 14 में बहुत सारे केस लॉस पढ़े। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो कल से अब हम आगे बच्चों आर्टिकल नंबर 20 पे मूव करेंगे। कल से अब हम आगे ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 20 पे मूव करेंगे। आर्टिकल किस पर? 20 पर उससे पहले कोई क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ। सर 19(4) में सौम्या रघुवंशी का एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज में अगर कंपनी के रिलेशन किसी फॉरेन कंपनी से हो तो अगेंस्ट होगा राइट की। बेटा देख, एक पॉइंट होता है बेसिकली कि वैसे तो हम सेपरेट लीगल एंटिटी करते हैं कंसिडर, हमेशा क्या करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर इमरजेंसी का टाइम हो, वॉर चल रही है, तो उस समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं बच्चों, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पर अब हम जो है फॉरेन कंट्री की ये जो कंपनी है, या यूँ कहूँ जिसके फॉरेन कंट्री से रिलेशन है या फिर कंट्रोल्ड वहाँ होती है, तो उसे हम एलियन एनिमी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सौम्या? एलियन एनिमी मानते हैं बेटा। ये अब आगे पढ़ेंगे जब अपन बातचीत करेंगे। और कोई डाउट इसके अलावा? हाँ हमेशा, आज मैं भेज दूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लो, मैं 2 मिनट रुका हूं। गौरव, आयुष, हो जाएगा इतना? सकीना, अहमदुल्ला, क्या कहा गया है कि सिटीजन भले ही कंपनी नहीं है लेकिन मेंबर तो हैं, तो एक्शन ली जा सकती है। लास्ट आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, चलिए अब मुलाकात होगी कल आपसे। आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।